डॉक्टर ने खुशखबरी की नवीद सुनाई तो वहां खड़े सब लोगों के चेहरों के रंग फीके पड़ गए। सबको ही गोया सांप सूंघ गया। सादाम ने मुठियां भींच ली जबकि वली खुल्लम खुल्ला नफरत का इजहार करता वहां से निकलता चला गया। दादी सिर्फ सादाम के जाने का इंतजार कर रही थी, वरना जाना के टुकड़े करने का इरादा तो वो बांध चुकी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, रुकैया बेगम ने जाना के परेशान चेहरे पर प्यार किया। सादाम ने उसकी तरफ देखा। ये मोबाइल रखेगा तुम, आज के बाद जो तुम्हें यहाँ कुछ भी कहेगा हमें बताएगा, हम आता जाता रहेगा। और हाँ, भूल गया, हमारा शादी है। आप सब लोगों को पैगाम तो असल यही देने आया था, सरपंच का बेटी से। उसने सरपंच की तरफ इशारा ज़रूर किया, मगर मुंह खोले बैठी जरिश की तरफ निगाहें थी, जबकि बाकी सब भी हैरान रह गए। खुद जाना भी भाई को हैरत से देखने लगी। हम उम्मीद करता है तुम सब आएगा। वो हल्का सा मुस्कुराकर सरपंच के साथ ही बाहर हो लिया, जबकि इनायत ने पूरा लाउंज मिठाई के टोकरों से भर दिया था। आयजा ने शुक्र अदा किया कि वो उसके साथ जिद नहीं बांध रहा था, क्योंकि वो शहरियार को माफ़ कर चुकी थी और उसके दिल में जगह तो उसकी हमेशा से थी। जबकि वली भी बाहर खड़ा ये नज़ारा कर रहा था। सादाम ज़रा उसके नज़दीक हुआ। क्यों सेठ साहब, अभी से रंग उड़ा लिया तुमने? वो क्या कहता है, इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या, समझा? वो हंसा और सरपंच के साथ बाहर निकल गया, जो शहरियार से कोई बात कर रहे थे। उन दोनों के जाने के बाद शहरियार ने वली की तरफ देखा। तुमने कहा था इसने हमारी जरिश से शादी कर ली है। शहरियार काफी भड़का हुआ लग रहा था। मैं इसकी बहन को मार दूंगा, वो फुंकारा और डेरे की तरफ चला गया, जबकि ये सब शहरियार की समझ से बाहर हो रहा था। वो फूट फूट कर रो रही थी। जितना रोती उतना कम था। जब जब उसकी बात याद आती तब तब अलग ही रोना आता। वो इतना रोती कि उसकी आवाज़ें कमरे में गूंजने लगी। मेरी खता क्या है, मेरे लिए इतनी बड़ी सज़ा क्यों? वो बोली, जबकि उसके कमरे का दरवाज़ा बजा और वो सोच चुकी थी कि वो यहाँ से भाग जाएगी। वो नहीं रह सकती थी सादाम के बिना। कैसे रहती, कैसे उसे किसी और का होने देती? उसने उठकर दरवाज़ा खोला और सामने वली को देखकर कुछ झिझक सी गई। पीछे हटी तो वली कमरे में आया और दरवाज़ा बंद हो गया। वो डर सी गई। रिश्ता तो जानती थी वो, मगर उस वक्त और पहले के वाक़यात सोचकर उसका दिल अजीब हो गया। सब जान गई हो, मेरी नफ़रत भी उसके लिए जानती हो, हमारी दुश्मनी भी जानती हो, अपने और मेरे दरमियान रिश्ते से भी वाकिफ़ हो। सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुम्हारी आंखें बगावत कर रही हैं। वो बोला तो जरिश ने अपने आंसू साफ किए। मैं वो कुछ बोलने लगी थी कि वली ने रोक दिया। तुम्हारे साथ जो मैंने किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर मुझे पहले इल्म होता तो शायद हालात और कुछ होते, मगर जो गुजर गया उसे भूलने में ही बेहतरी है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने भाइयों और अपने बाप की इज्जत को अब मट्टी नहीं करोगी। वो शादी कर रहा है, अच्छा ही है। मैंने कभी तुम्हें उसके साथ रुखसत भी नहीं करना था। वो उसके सर पर हाथ रखता उसे समझाने लगा, जबकि जरिश यूं ही खड़ी रह गई। वली कुछ देर उसे देखता रहा। रिश्तों को समझोगी तो तकलीफ कम होगी। वो आखिरी बात बोलकर वहां से निकला तो जरिश ने सांस बहाल किया, जबकि वली का रुख अब अपने कमरे की तरफ था। रास्ते में ही नमल ने जा लिया, वली ये सब ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं। तुम जानते हो कि मेरी तुमसे मंगनी तय पाई है, फिर भी चुप, बिल्कुल खामोश। मेरी जिंदगी में परेशानियों की कमी नहीं है जो तुम उनमें इजाफा करने आई हो। बाद में बात करूंगा मैं तुमसे। वो उसे खटकता सर दबाता अपने कमरे में आ गया, जहां उसकी बीवी बेड पर बैठी नाखून चबा रही थी। खबर मिलने के बाद से वो मजीद खूबसूरत लगने लगी थी। जाना ने उसकी तरफ देखा और उठी। वली, उसने कहा। वली ना चाहते हुए भी जी जान से मुतवज्जो हुआ। कुछ लम्हों के लिए वो सब भूल चुका था। उसके नज़दीक आया। हाँ, उसे शदीद गुस्सा था उस पर। दादी उससे खफा थी और उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था, मगर उस वक्त वो उस परी विश के दाम में बुरी तरह फंस चुका था। आप, दादी बहुत गुस्सा कर रही थी। उन्होंने कहा है वो नहीं रहने देंगी। वो सुर्ख होते चेहरे के साथ उसे बताने लगी। उसके लहजे की लड़खड़ाहट, उसका डरना सहमना। वली उन्हीं अदाओं से दिन ब दिन माइल हो रहा था उसकी तरफ। साईं, साईं खान, इनायत की घबराहट से भरपूर आवाज़ पर वो सर झटकता उसकी जानिब देखने लगा। इनायत को उसकी ये आदत सख्त जहर लगने लगी थी, मगर वो बोल नहीं सकता था। मगर जो इत्तला मिली थी उस पर उसके कदमों तले से ज़मीन खिसक गई थी। क्या हुआ इनायत बादशाह? सोते हुए शहाब को उसने तंजिया नज़रों से देखा। आग तो उसमें लगी थी, नींद तो उसकी भी उड़ चुकी थी। किसी और को क्या परवाह। खान, जरी बीबी, वो अभी कुछ कहता कि सादाम अपनी जगह से उठा। वो आ गई, वो मेरे लिए आ गई। वो बाहर निकलने लगा। खान, जरी बीबी के पुराने घर को किसी ने आग लगा दी।
दोनों बूढ़ा बूढ़ी जलकर भस्म हो गए। इनायत की बात पर सादाम के हाथ से गिलास छूटा। क्या? वो मुंह खोले हैरानगी से देखने लगा। जी खान, सारा शक आप पर है। खान, मुझे लगता है आपको चले जाना चाहिए, वरना वली। इनायत रुका। किसने किया है ये? वो इनायत का गिरेबान पकड़ता धाड़ा, जबकि शहाब भी एकदम से सहम गया और उठा। हम पूछता है किसका जुर्रत हुआ ये करने का? वो चिल्लाया। मालूम नहीं खान, वली भी हवेली से बाहर नहीं निकला था। इनायत उसे आगाह करने लगा, जबकि सादाम जोर से चिल्लाया। गहरी रात की तारीकी में उसकी गुर्राहट गूंजी थी। वो राख की तरह बुझे अपने घर को, अपने आंगन को देख रही थी, जिसमें उसके माँ बाप, जिन्होंने उसे पाला, उसको अपने आंचल में छुपाया, जिनकी वो औलाद थी, उन्होंने तो कबूल नहीं किया, मगर उन लोगों ने उसे हर खुशी दी जो वो चाहती थी। और आज उसका बचपन, उसकी जवानी उस घर के साथ ही राख हो गई थी। और उसके पीछे कौन था? वो जिसके लिए पागल थी, ये वो उसके लिए, या वो उसके लिए पागल था? मगर हाँ, उसकी नफरत जीत गई। वो अक्सर उसे कहता था कि वो शुक्र अदा करे कि उसका ताल्लुक हवेली वालों से नहीं, और उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसका ताल्लुक हवेली वालों से ही था। ये अलग बात थी कि उसका ताल्लुक मुर्तज़ा से था, जिसको शायद ही उसने कभी देखा हो। और इस बात की सज़ा उसने उसके माँ बाप को दी, जो पहले उसकी जुदाई से निढाल थे। वो जानती थी, और वो कितनी आसानी से उन्हें बेमौत मार गया। क्या उसका दिल नहीं कांपा? क्या कोई लिहाज, कोई बात, कोई मोहब्बत नामी चीज़ उसके कदमों में हाइल नहीं हुई? क्या किसी चीज़ ने उसे नहीं रोका? और उसने जला डाला सब कुछ। अभी कुछ दिनों पहले भी तो उसने बेकसूरों पर गोली चलाई थी, और आज वो उसके माँ बाप को राख कर चुका था। उसका दिल किया कि चीखें मारे, अपने होने का गम करे। अगर वो ना होती तो कहानी इस इख्तिताम को ना पहुंचती। उसे लगा कि उसकी नसें फट जाएंगी। वो हवन्नक खड़ी थी। लोगों के अफसोस से भरपूर चैमिगोइयाँ उसके कानों में पड़ रही थी, जबकि वो सामने देख रही थी जहाँ पहले कभी उसका घर हुआ करता था। उसने अपने शाने पर किसी का लम्स महसूस किया। वो जानती थी पीछे कौन होगा। दिलो दिमाग में, वजूद में सादाम के लिए इतनी नफरत महसूस करके वो खुद शुशदर थी कि उसके इश्क में दीवानी वो उसके लिए ऐसे जज्बात भी कभी महसूस कर सकती थी। वली ने उसके सर पर हाथ रखा, और जैसे उसे रोने बिखरने के लिए शाना फराहम कर गया वो अपना। और वहाँ खड़े लोग भी उस छोटी सी लड़की के रोने पर आबदीदा हो रहे थे। सबकी आंखें नम थी, जबकि वली के वजूद में अंगारे दौड़ रहे थे। मैंने तुम्हें कहा था वो अच्छा आदमी नहीं है, नीच आदमी है वो, नीच। वली ने दांत भींचे, जबकि जरिश मुसलसल रोए गई। तुम हवेली चलो। नहीं, मुझे मेरे अम्मा अब्बा, मुझे उनके पास जाना है। वो सिसकी और सुर्ख आंखों से किसी के दिल पर दस्तक दे गई, जो उसके रोने पर बेचैन नजर आ रहा था। जरी बेटा। शहरियार की आवाज़ पर वो पलटी, और शहरियार ने भी उसको गले से लगाया और ज़बरदस्ती हवेली ले आया। वली और फरहाद भी हवेली में बैक वक्त दाखिल हुए। दादी को तो कोई गम नहीं था, और ना ही नमल ने जहमत की, क्योंकि उसे जरिश से नफरत थी। पुप्पो ने भी तवज्जो नहीं दी, जबकि बाकी सब उसके गम में खड़े थे। रुकैया बेगम ने उसके आंसू साफ किए। आयजा ने उसको ज़बरदस्ती पानी पिलाया, जो संभल ही नहीं रही थी, और बिलाखिर ये गम ना सहन करते वो बेहोश हो गई। मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। वली की धाड़ बाहर तक सुनाई दी। जरिश को तो उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। डॉक्टर ने सदमे की वजह से बेहोशी बताई थी, और कुछ देर में होश में आने की तसल्ली भी दी थी। जाना खौफ से कांप रही थी। हाय, इसी तरह इस बदजात के बाप ने मेरे बेटे को मारा था, दादी ने जाना को देखते चीख चीख कर कहा, जबकि वली के वजूद में इस अमल से मजीद पतंगे लग रहे थे। हम सरपंच से बात करेंगे, शहरियार ने कहा, जबकि वली ने सामान उठा उठा कर फेंकना शुरू कर दिया। वो सरपंच तो अब उसकी जूती के नीचे आ चुका है, और तुम फैसला उसके हाथ पर डाल रहे हो। सरपंच ने ही रात पंचायत का कहा है, शहरियार ने गोया याद दिलाया। भाड़ में जाए सब। वली बोला तो फरहाद ने उसके शाने पर बाजू रखा। अगर तुम पुलिस में मामला लेकर जाओगे तो ज़रूर वो अपनी बेल करा लेगा। तुम उसके असर व रसूख से वाकिफ़ हो। वो एक रात भी वहाँ नहीं रुकेगा। पंचायत को बीच में पड़ने दो, उसने उसे समझाया, जबकि वली गुस्से से बाहर निकल गया, और जाना मजीद किचन में छुप गई। वो अब कमरे में किसी सूरत नहीं जाना चाहती थी। अगर वो जाती तो यकीनन वो उसका गला दबा देता, मगर मौत तो उसकी आनी थी। वली कमरे का दरवाज़ा खोलता बाहर निकला और सीधा किचन में आया। जाना उसके तेवर देखकर पीछे होने लगी। वह वली
उसने उसके कदमों को रोकना चाहा जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। दरवाजे की ओर से ये मंजर फूफो, नमल और दादी सभी देख रहे थे। तुझे भी जला दूंगा और तेरी लाश को राख का ढेर करके तेरे गांव फिकवाऊंगा, तब तुम लोगों को हमारे गम का अंदाजा होगा। वो धाड़ा जबकि जाना रोने लगी। बकवास बंद। खींच कर थप्पड़ मारते वो इस बात को भूल चुका था कि अब उसकी कंडीशन पहले जैसी नहीं थी। जाना खौफजदा थी, रोने लगी, जबकि वली अपना सारा गुस्सा आज उस पर निकाल देना चाहता था। वो पीछे हटती ज़मीन पर गिर गई, जबकि वली ने अपनी पैंट की बेल्ट निकाल ली। जाना की वैसे ही चीखें निकल गईं। उन तीनों ने हैरत से मुंह में कपड़ा ले लिया। इससे पहले कि वो उस पर वार करता, शहरयार ने उसका हाथ जकड़ा। जानवर हो तुम, वो चिल्लाया। बहुत हो चुकी थी, आखिर कब तक ये कितनों को और सहना पड़ता। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। बाकी सब भी वहीं आ गए, सिवाय जरिश के जो अब भी बेहोश थी। हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। क्यों रखूँ मैं इस सांप को अपने घर में? अगर आज पंचायत इसके भाई को इस इलाके से बाहर नहीं निकालेगी और ये फैसला नहीं करेगी कि दोबारा सादाम फजल खान इस इलाके में कदम नहीं रखेगा, मैं तब तक इस लड़की के साथ यही सलूक करता रहूँगा। वो चिंगाड़ा था। वली, इसका क्या कसूर है? शहरयार ने उसे पीछे धक्का दिया, जबकि आयजा ने जाना को वहां से हटाया। तो पंचायत मेरे हक में फैसला सुना दे, वो दो टोक बोला। और ना सुनाया तो? शहरयार ने कहा। तो वो दिन इसका आखिरी होगा इस दुनिया में। वो नफरत से बोला। तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है वो। शहरयार ने उसे हकीकत का आईना दिखाया। तो पहली औरत है जो माँ बनने वाली है। वो लापरवाही से बोलता वहां से अपने रूम में आ गया, जबकि शहरयार ने अफसोस से रोती हुई जाना को देखा। अपने कमरे में लेकर जाओ इसे आयजा, वो बोला। आय हाय, क्यों? दादी बोली, जबकि शहरयार की सख्त नज़रों पर खामोश हो गई। तुमने इतना जल्दबाजी क्यों दिखाया आखिर? पहली बार फजल खान उस पर चीखे थे। सादाम ने उनकी जानिब देखा। तो तुम भी इस बात पर ईमान ले आया कि हम इस सब कार्रवाई के पीछे है? वो सर्द नज़रों से उन्हें देखने लगा। जो तुमने किया है उसे कबूल करो। कभी भी दुश्मनी का इब्तदा हमारी तरफ से नहीं हुआ, मगर अब तुम अपनी तरफ से सुलगाया है आग। अब कौन जलेगा इसमें? हमारा लड़की, हमारा मासूम बेटी। वो गुस्से से चिल्लाए। हम तुमको एक बार 1000 बार समझाएगा, हम नहीं जानता और हम डेरे पर मौजूद था ही नहीं, समझ नहीं आता तुम्हें? वो भी चिल्लाया तो फजल खान ने उसकी जल्लाहट की परवाह किए बगैर उसका गिरेबान जकड़ा। ये सब मंजर देख रहे थे। उसके गिरेबान पर पहली बार किसी ने हाथ डाला था और वो उसका बाप था जो उसे जान से ज्यादा अजीज था। अगर हमारा बेटी इस सब का शिकार हुआ तो हम तुम्हें जान से मार देगा। तुमने जो किया है उसका सजा भुगतो ताकि हमारा बेटी अमन से रहे। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोले। कुछ देर में उसे पंचायत में हाजिर होना था और उसके अपने उसके खिलाफ खड़े हो चुके थे। जिसने भी ये चाल चली थी बहुत भयानक चली थी, जिसका अंजाम भी बहुत भयानक होने वाला था। वो उनका हाथ झटकता, अपनी सुरमई सूट पर वाइट शॉल को झाड़ता बाहर की जानिब बढ़ा। इनायत फौरन उसके पीछे हुआ और शहाब भी। हादी और फजल खान अलग आए थे। कितने अफसोस का मकाम है सादाम फजल खान, बेकसूरों को मारकर किसकी अना को तस्कीन दे रहे हो तुम? सरपंच गुस्से से बोले। आज फिर पूरा गांव जमा था, जबकि उनके गांव के लोग भी जमा हो रहे थे। हमने कुछ नहीं किया। वो सिगार सुलगाता बोला। कब तक भागोगे अपने जुर्म से? हाँ, तुमने जो किया वो सरासर नाइंसाफी थी। तुम्हारा पास कोई सबूत है कि ये हमने किया? वो सिगार फेंकता गुस्से से सरपंच को घूरते हुए बोला, जबकि नमल जो ओट में खड़ी थी उस बंदे के अंदाज पर फिदा हुई जा रही थी। जरिश भी उन्हीं में मौजूद थी और उस शख्स की ढिठाई से झूठ बोलने पर आज वो पेचोताप खा रही थी। क्या वो नहीं जानती थी? उसे इतने अरसा साथ रहकर उसे मालूम हो चुका था कि वो जिद का कितना पक्का है। क्या वो ये नहीं देख रही थी कि उसके लिए वो अपनी जिदें छोड़ता आ रहा है? मैं हूँ सबूत। मैं गवाही देती हूँ सादाम फजल खान के खिलाफ कि यही मेरे माँ बाप का कातिल है। इसी ने मारा है मेरे माँ बाप को। और मैं दरख्वास्त देती हूँ सरपंच जी, आप इसको कड़ी सजा दें ताकि ये लोगों को इंसान समझे, चींटी नहीं जिन्हें जब चाहिए मसल दे। मजबूत जानी पहचानी आवाज पर उसने गर्दन घुमाकर देखा। वो दुपट्टे से बिना चेहरा ढांपे अपने हुस्न की बेपनाह रवानियां लिए ऐन उन सब मर्दों के सामने खड़ी उसके खिलाफ गवाही दे रही थी। सादाम हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। वहां सब थोड़ा हैरान हुए मगर कुछ बोले नहीं। इनायत मुठ्ठियां भींचे उसे देख रहा था, जबकि शहाब का बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की को बम से उड़ा दे। फिरोज और हादी खामोश खड़े थे। फजल खान का अलग पारा हाई हो रहा था। सजा सुनाई सरपंच जी, ये फजल खान थे। जबकि सादाम की नजरें एक शख्स पर टिक कर रह गईं। सबसे पहले हम तुम्हारे बेटे
और अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ते हैं, और दूसरा तुम्हारा बेटा अब इस इलाके में नहीं रहेगा और मुकाबिल गांव की सरदारी उसकी पग से हटाई जाती है। सरपंच के दो टोक फैसले पर भी उसकी आंखों की पुतलियों में हलचल नहीं हुई, जबकि जरिश अंदर चली गई। जाना अपने भाई को भीगी नज़रों से देखती रही। फजल खान ने सर हिलाया। मैं भी एक फैसला करना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो। वो सरपंच की तरफ देख कर बोले, जिन्होंने सर हिलाया। मैं आज से ये दुश्मनी जो बरसों से चली आ रही है, इसको ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ अपनी तरफ से। वो बोले तो सब हैरान रह गए। क्यों फजल खान, बेटे के गांव से निकलने पर होश ठिकाने आ गए क्या? वली तंजिया बोला, जबकि उन्होंने उसकी तरफ देखे बिना शहरियार को देखा जो खामोश बैठा था। बाप को मारा था तुमने मेरे, आज अचानक पैदा नहीं हुई ये दुश्मनी जिसे थक कर तुम खत्म करने का ऐलान कर रहे हो। ये मेरी दुश्मनी है, तुम्हारी मौत से खत्म होगी। वो गुस्से से बोला। सादाम के सर में फिर से माइग्रेन का दर्द शुरू हो चुका था, जिसे उसने काफ़ी दवाइयों के बाद रोका था, मगर उस वक्त इतनी शिद्दत से हो रहा था कि उसका बस नहीं चला कि गन होल्डर से गन निकाल कर वो अपने सर में ही मार ले। वो सर झुकाए दोनों हाथों से सर को थामे बैठा था, जबकि सामने वो फैसले कर रहे थे। मुझे मंजूर है, ये दुश्मनी बहुत बर्बादी की तरफ ले जा रही है। शहरियार ने कहा तो सबको शहरियार का फैसला समझ आया, जबकि वली ने गुस्से से उसे देखा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? वली ने आंखें निकाली। चौधरी वली, इस वक्त गांव की पग मेरे सर पर है और मैं फजल खान के फैसले से मुत्तफिक हूँ। वो जताता हुआ कुछ बोला, जबकि वली ने उसे हैरानगी और गुस्से से देखा और वहाँ से निकल गया, जबकि फजल खान और शहरियार बगलगीर हुए। फजल खान ने मुड़कर पीछे देखा और उसी तरफ इनायत ने भी देखा। खान, वो बेताबी से सादाम के नज़दीक हुआ। हमारा सर फट जाएगा। वो बर्दाश्त की हदें पार कर रहा था। शहाब बाऊ, इनायत ने कहा, जबकि सादाम उसको परे धकेलता वहाँ से निकला। पीछे इनायत और शहाब भी थे। तुम्हारा बेटा अपनी सज़ा पूरी करे, सरपंच सख्ती से बोले। फजल खान ने फैसला सुनाया। अगर ये फैसला ना होता तो इर्द गिर्द के गांव वाले भी ये काम करके सामने आएगा और ये लोग इंसाफ को तरसेंगे। उन्होंने कहा तो शहरियार खामोश रहा, जबकि फजल खान फिर सर हिला गया। खान, सादाम दोनों उसके आगे पीछे थे, जबकि वो चीज़ें उठा उठा कर फेंक रहा था, चिल्ला रहा था, खान दवाई ले ले। इनायत बोला, जबकि सादाम ने वो ग्लास उसी के सर पर फोड़ दिया। दूर रहेगा हमसे, सब दूर रहेगा वो चीख रहा था। हादी भी वहीं आ गया। लाला, वो आगे बढ़ा के शहाब ने रोका। दर्द कहना आसान है, झेलना किसी सज़ा से कम नहीं। सिर्फ अपना मोबाइल और वॉलेट उठाया था उसके बाद उसने, और गाड़ी की चाबी लेकर वो बाहर निकला। खान, मैं साथ चलूंगा। इनायत उसके पीछे पीछे था। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखें सुर्ख। सिर्फ अपना मोबाइल और वॉलेट उठाया था उसके बाद उसने, और गाड़ी की चाबी लेकर वो बाहर निकल गया। खान, मैं साथ चलूंगा। इनायत उसके पीछे था। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखें सुर्ख और आंखों के गोशे गोया फटने को थे। वो गाड़ी में सवार हुआ तो शहाब भी अपना मोबाइल, क्रेडिट्स कार्ड और गाड़ी की चाबियां लेकर उसके पीछे चल दिया, जबकि हादी वहीं खड़ा रहा। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। वली जरिश के सामने बैठा था जो रो रही थी। मैं तुम्हारे हर फैसले के साथ हूँ, तुम मुझे अपना समझ सकती हो, वो उसको यकीन दिलाता हुआ बोला, जबकि जरिश ने सर हिला दिया। मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्यों नहीं, तुम पढ़ो, मैं तुम्हारा एडमिशन बहुत से अच्छे कॉलेज में करवाऊंगा। वो खुश हुआ। उसने कोई फरमाइश तो की थी। मैं खुला का केस भी, लाला, उसने पहली बार उसे पुकारा था इस तरह। वली खुश दिखाई दे रहा था। अभी आप मुझे इन झमेलों में ना डालें, वो सर झुकाकर बोली तो वली ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, तुम टाइम ले लो, वो बोला तो जरिश उसकी बात मान गई। परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो मुस्कुराया तो जरिश भी मुस्कुरा दी। दिन रफ्ता रफ्ता गुजरने लगे थे। वक्त पानी की लहरों की मानिंद आगे जा रहा था। दोनों गांवों के दरमियान ताल्लुकात उस्तवार होने लगे, जिसमें शहरियार का बहुत बड़ा हाथ था। वो ये सब ठीक करने की भरपूर जिद्दोजहद कर रहा था। जरिश मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी, जबकि ज़बरदस्ती जाना का भी वली ने एडमिशन करा दिया और आयज़ा ने भी उन दोनों को देखकर एडमिशन ले लिया, जबकि शहरियार ने उसे बहुत रोका कि वो इन झमेलों में ना पड़े, मगर आयज़ा ने एक ना सुनी। जबकि जाना तो बुरी तरह फंसी थी। वली के अच्छे होने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वो ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो गया था, जबकि वो सगे बच्चे को जन्म देने जा रही थी। उसके इस बात की उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। अपनी मर्जी और मिजाज से वो हर चीज़ को देखता और समझता था।